मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। क्या कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। इस उम्मीद, इस मोटिवेशनल कोट के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके पहले के लिए हम आपको बता दें कि ये किन किन परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, जैसे बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षा जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो क्या है, तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपकी समय की बर्बादी नहीं करते हुए सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन के सामने नजर आएगा, ये देखिए। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए। अगर इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अन्यथा हम तो बताएंगे ही। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुआ, तो लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव जो है आयोजित किया गया था वो 1951 से 52 के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो लोकसभा के लिए सबसे पहले बार आम चुनाव कब आयोजित हुआ, तो 1951 से 1952 के बीच में हुआ। लेकिन आपसे पूछ देगा कि लोकसभा का गठन कब हुआ, तो लोकसभा का जो गठन हुआ था, लोकसभा का गठन मई 1952 में होता है, मई 1952 में होता है। तो लोकसभा का गठन मई 1952 में होता है। लोकसभा के लिए सबसे पहली बार आम चुनाव जो है 1951 से 1952 के बीच में होता है। ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए यानी सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसका कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगर यहाँ से और भी हम सवाल क्या बोल सकता है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कौन सदन, निम्न सदन कहा जाता है, या फिर लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, या फिर जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। किसे, लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा का किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 81 में उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछ देगा, इसका है सरला ट्रिक, जैसे में कि संसद है, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81 था, तो लोकसभा का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुए, जीवी मावलंकर हुए थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे एम.एन. आयंगर, एम.एन. आयंगर हुआ करते थे। इस बात को भी आप याद रखिए। अब लोकसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था या फिर जो फिर पूछ चुका था, उन सभी का हम यहाँ पे डिस्कशन कर दिए। सबसे पहला कि लोकसभा का गठन मई 1952 में होता, लोकसभा का सबसे पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में मिलता है, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हुए, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम.एन. आयंगर हुए, लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। तो इतना सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट के तौर पर नोट कीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है। देखिए, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो काली मिट्टी का अन्य नाम चिरनोजम भी है, रेगुर भी है, कपासी भी है। हम इसका पूरा विस्तार कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो काली मिट्टी है इसका अन्य नाम रेगुर मृदा हुआ।
इसे रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर मृदा, या फिर इसी को बोलते हैं कपासी मृदा, कपासी मृदा, या फिर इसी को बोलते हैं चेरनोजम, चेरनोजम। ठीक है, चेरनोजम बोलते हैं इसी को। चेरनोजम का मतलब होता है काली जमीन, काली जमीन। चेरनोजम मतलब काली जमीन होता है। काली मिट्टी में उपयुक्त जो फसलें हैं, मतलब काली मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो कपास, कपास, मूंगफली, 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 उसके बाद गन्ना, धान, ये सारी फसलें। कपास, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास उपजाया जाता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कपास के लिए सबसे अगर कोई उपयुक्त मिट्टी है तो वो है काली मिट्टी, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, या रेगुर मृदा भी कहते हैं, या इसी को बोलते हैं चेरनोजम। और चेरनोजम का मतलब होता है काली जमीन। देखिए जो काली मिट्टी है इसमें ये मतलब पानी को है ना ज्यादा अवशोष करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता जो है अधिक है। जल धारण करने की क्षमता क्या है, अधिक है, जिसके वजह से यह जो मिट्टी है वो चिपचिपी बन जाती है, चिपचिपी। तो पूछेगा चिपचिपी मिट्टी, सबसे ज्यादा चिपचिपी मृदा कौन सी है, तो काली मिट्टी है। या फिर जल धारण करने की शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास है, तो काली मिट्टी के पास है। अब जब जल ज्यादा धारण करेगा चिपचिपा हो जाएगा, और चिपचिपा होगा तो दरार पड़ेगा। तो काली मिट्टी को जो है वो स्वतः स्वतः जुताई मृदा भी बोला जाता है, स्वतः जुताई मृदा, यानी ज्यादा चिपचिपा होगा तो फिर सूखने पे फट जाता है मृदा, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये अपने आप जुता गया है। तो काली मिट्टी को बोला जाता है स्वतः जुताई मृदा। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब काली मिट्टी भारत में ये तीसरे नंबर पे आती है, सबसे ज्यादा है ये तीसरे नंबर पर। लेकिन भारत के कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, और गुजरात में। और कहाँ पे होती है, गुजरात में होती है। गुजरात में ये कच्छ के रण में सबसे ज्यादा होगी। साथ में इसमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है। तो इस बात को भी आप यहाँ से इतना ध्यान रखिएगा इस मृदा के बारे में कि काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा है, इसी को बोलते हैं कपासी मृदा, इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है मिट्टी, इसी को बोलते हैं चेरनोजम मृदा। अब चेरनोजम का मतलब होता है काली जमीन। काली मिट्टी जो है ये कपास, मूंगफली, गन्ना, धान के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक है, और जब ज्यादा जल धारण करेगी तो चिपचिपी हो जाएगी, चिपचिपी होगी तो सूख जाएगा, सूखेगा तो मिट्टी में स्वतः दरार हो जाएगा, इसीलिए इसे स्वतः जुताई मृदा भी कहते हैं। खासकर ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहां से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि रक्त समूह का खोज किसने किया। अगर पता है तो कमेंट कीजिए, अन्यथा हम बताएंगे ही। रक्त समूह का खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर। कौन किए थे, कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर किए, कब किए, 1901 में। कब किए थे, 1901 में किए थे रक्त समूह का खोज। साथ में यहां से पूछता है RH फैक्टर का खोज कौन किया, तो RH फैक्टर का खोज किए थे कार्ल लैंड स्टीनर, प्लस कौन किए थे, वीनर नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे, वीनर नामक वैज्ञानिक। कब किए, 1940 में किए। तो इस बात को भी आप याद रखिए, क्या कि रक्त समूह का खोज कार्ल लैंड स्टीनर 1901 में, लेकिन RH फैक्टर का खोज कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया, 1940 में किया था। ठीक है, अब RH फैक्टर क्या है, तो RH फैक्टर जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी के बाहर पाया जाता है, जो आरबीसी के कहां पाया जाता है, बाहर में पाया जाता है। कौन, RH फैक्टर। ठीक है, अब देखिए जो ब्लड ग्रुप होता है ये 4 प्रकार के, ब्लड ग्रुप के प्रकार के 4 प्रकार के होता है। कौन कौन, AB और O, यही होता है ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के, AB O। अब इसमें जो AB पॉजिटिव होता है, AB पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सर्व
सर्वग्राही, इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही। और ओ नेगेटिव जो होता है इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी सर्वदाता, सर्वदाता। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव और ओ नेगेटिव सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखिए, जो भी कोई भी सामान को लेता है तो वो हमेशा प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। तो ए बी पॉजिटिव जो है ये सभी से, ऑल से, ए से ऑल, सब से कुछ लेगा, बी से ब्लड लेगा। और ओ नेगेटिव जो है डोनेट करेगा, किसको? सभी को। तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। साथ में यहां से और क्या सवाल बनेगा इसको नोट कीजिए, हम इसे फिर इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या सवाल बनेगा, आपसे पूछ देगा कि बताइए आरबीसी, आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी 600 होता है अनुपात और डब्ल्यूबीसी 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और सवाल क्या बन जाता है कि ये जो जैसे में कि रक्त परिसंचरण तंत्र, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो उसमें, नहीं चलिए रहने दीजिए, नहीं आप पूछेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए याद आ गया, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन किए थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उनका नाम वी से शुरू होता है, इतना हम बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि पहली बार जनगणना कराने वाला पहला देश कौन है? तो देखिए पहली बार जनगणना कराने वाला जो देश है वो है स्वीडन। वो कौन सा देश है? स्वीडन देश है, जो 1749 में कराया था। कब कराया था? 1749 में कराया था। तो पूछेगा कि पहली बार जनगणना कराने वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन देश है, जो 1749 में पहली बार जनगणना कराया, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि जनगणना का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, यानी किस बुक में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। तो पूछेगा कि जनगणना का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मिलता है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना जो है वो 1872 में मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में? मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि जनगणना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जनगणना का उल्लेख जो है ये कहाँ ये तो बताइए दे कि जनगणना का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलता है, ठीक है। जनगणना जो है वो एक समवर्ती सूची है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जनगणना जो है 1872 में मेयो के काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन नियमित भारत में नियमित जनगणना कब हुआ? नियमित, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय हुआ। किसके समय? रिपन के समय हुआ था। भारत में नियमित जनगणना पहली बार 1881 में रिपन के समय हुआ था। आपसे पूछ देगा मेयो कॉलेज कहाँ है? तो मेयो कॉलेज अजमेर है। मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर है। मेयो का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मेयो का मृत्यु अंडमान एंड निकोबार में हुआ था। मेयो कॉलेज अजमेर है, मेयो की मृत्यु अंडमान एंड निकोबार में हुआ था। इस बात को भी यहां से याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।